हाय गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। हम अपवाद तंत्र की बात कर रहे थे और अपवाद तंत्र में हमने अरब सागरीय नदियों में से दो नदियों की बात कर ली थी। कौन कौन सी दो नदियाँ थी? लूनी और माही नदी। तो आगे हम बात करते हैं तीसरी नदी के बारे में। कौन सी है? पश्चिमी बनास की हम चर्चा करेंगे कि इसका उद्गम कैसे हुआ, संगम कहाँ होता है, अपवाद क्षेत्र क्या है और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उद्गम की बात करें कि पश्चिमी बनास है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जो पश्चिमी बनास है उसका उद्गम सिरोही में नया सानवरा जो गांव है वहाँ से अरावली की पहाड़ियों से होता है। नया सानवरा सिरोही में जो गांव है वहाँ पे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पश्चिमी बनास जो नदी है उसका उद्गम होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है? इसका संगम होता है लिटिल कचरन। जो कहाँ पर है लिटिल कचरन? गुजरात में है। वहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है या हम बोल सकते हैं इसका संगम होता है। अपवाद क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ पर है? सिरोही और गुजरात के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान में ये सिरोही में बहती है। हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ दो है, कुकड़ी और सूकली। सूकली का अन्य नाम है सीपू। इसको हम सीपू नदी भी कहते हैं। इसको जो पश्चिमी बनास है उसकी जो सहायक नदी है सूकली, उसको हम सीपू नदी भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो अब जो सिरोही है वो इसी नदी के किनारे है और जो गुजरात में दिशानगर है वो भी पश्चिमी बनास की नदी के किनारे स्थित है। आगे हम साबरमती नदी की बात करें कि साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, संगम क्या है, अपवाद क्षेत्र क्या है और उसकी सहायक नदियाँ क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जो साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उसका उद्गम बताया जाता है कि जो पडराना जो पहाड़ी है वहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है। पडराना पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर है। उदयपुर के अंदर इसका उद्गम की बात की जाती है। आगे हम बात करें कि इसका संगम कहाँ होता है तो इसका संगम होता है खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी का संगम होता है। हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर राजस्थान में है। इसके अपवाद क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है और वो कितना प्रतिशत है? 1% है। हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ हैं इसकी वेतरक, सही, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल। हम जो साबरमती है उसकी सहायक नदियों के लिए एक ट्रिक भी है। क्या है कि वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए? हमें मावा चाहिए। वैसे हमें मावा चाहिए। सहायक नदियाँ याद हो जाती है। आजकल एग्जाम में सहायक नदियों से लेकर मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और जो वुमेन सुपरवाइजर ने 2015 में जो एग्ज़ाम लगा था उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी साबरमती की। वैसे हमें मावा चाहिए तो वेतरक, सही, हथमती, मेसवा, मानसी, माजम और वाकल। साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर की बात की जाए तो प्रमुख शहर कौन सा है?
गुजरात है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी किनारे है, जो वहाँ पे कस्तूरबा जो आश्रम है वो साबरमती की नदी के किनारे ही स्थित आश्रम है। आगे हम बात करें कि साबरमती की जो सहायक नदियों की जो जल सुरंग है उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जल सुरंग है कौन सी? सेही जल सुरंग। सेही जो जल सुरंग है उसकी बात की जाए तो उसकी स्थिति कहाँ से है? सेही जल सुरंग की स्थिति कौन सी है? उदयपुर से लेकर पाली तक जो सेही जल सुरंग है वो है। और राजस्थान की हम पहली जल सुरंग की बात की जाए तो वो है सेही जल सुरंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो राजस्थान की पहली जल सुरंग है वो है सेही जल सुरंग, जिसको जवाई जो नदी होती है उससे जलापूर्ति की जाती है। हम दूसरी सुरंग की बात की जाए तो दूसरी सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी वाकल जो जल सुरंग है उसकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? उदयपुर में है। इसके बारे में क्या है कि पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी जो जल सुरंग है वो है मानसी वाकल जल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। राजस्थान की जो सबसे लंबी जल सुरंग है उसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर और कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग है। और इसको देवास और मोहनलाल सुखाड़िया, देवास या मोहनलाल सुखाड़िया जो परियोजना है उसके द्वारा इस सुरंग को जलापूर्ति की जाती है। आगे हम बात करें अंतः प्रवाही नदियों की कि अंतः जो प्रवाही है जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो अंतः प्रवाही नदियों का मतलब है कि मरुस्थल या सूखा क्षेत्र होने के कारण राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियां हैं वो सर्वाधिक है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो दूसरी नदी में जाकर मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। हम सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे कि घग्गर नदी है उसको हम मृत नदी भी बोल सकते हैं। घग्गर नदी का अन्य नाम है मृत नदी। अब हम बात करें कि जो घग्गर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। उसका घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो घग्गर नदी है उसका उद्गम होता है शिवालिक। शिवालिक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कालका पहाड़ियाँ हैं शिवालिक में, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है और वो कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? जो टिब्बी तहसील है तलवाड़ा गांव में, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। पूछ लिया है बहुत सारी बार पूछा गया है इसका ये क्वेश्चन कि जो घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, जो टिब्बी तहसील है तलवाड़ा गांव से ये घग्गर नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ में बहती हुई ये वैसे तो बाड़मेर के पास जाकर विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन वर्षा जब होती है, वर्षा ऋतु आती है, तब ये क्या होती है कि गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गांवों से बहती हुई ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इसे वैदिक संस्कृति के अंदर सरस्वती नदी भी बोला गया है। किसको? घग्गर नदी को कौन सी नदी बोला गया है? सरस्वती नदी भी बोला गया है। जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी सभ्यता है ध्यान रखना है? कालीबंगा सभ्यता है और पीलीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर तलवाड़ा जो झील है
वो भी यहाँ पे जो घग्गर नदी है उसी के पास में एक तलवाड़ा झील है। एक तलवाड़ा नामक गांव है, वो बांसवाड़ा में भी है, जो मेघनीच के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें, हमने बात तो की उद्गम कहाँ से होता है। कालका पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश में, शिमला के पास में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। आपका क्षेत्र इसका हो गया गंगानगर व हनुमानगढ़। हम इसके उपनाम की बात करें तो इसको बोला जाता है सरस्वती। इसका प्राचीनतम नाम है, वैदिक संस्कृति में इसे सरस्वती बोला जाता था। इसका अन्य नाम है मर्त नदी, इसको नट नदी भी बोलते हैं और द्वेषदती नदी भी बोलते हैं। द्वेषदती नदी क्यों बोलती है, ये कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। जब वर्षा ऋतु होती है तब गंगानगर में बहती है, जब वर्षा ऋतु नहीं होती है तब ये हनुमानगढ़ के बटने तक ही विलुप्त हो जाती है। इसी कारण इसको दृष्टवती नदी भी कहते हैं और इसको सोता नदी भी कहा जाता है। हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। इसका अपवाह क्षेत्र हम दो भागों में बात करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की। तो पहला है नाली या नाट। नाली या पाट। नाली के बारे में रेस्मेंस में 15 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाली क्या है, तो नाली या पाट है वो हनुमानगढ़ में है। पूछ लिया जाए नाली क्या है, तो नाली एक अपवाह क्षेत्र है और इसके अपवाह क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि नाली है अपवाह क्षेत्र के पास, हनुमानगढ़ में है और हनुमानगढ़ में ही पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है उसको भी नाली कहा जाता है। आगे हम बात करें दूसरा अपवाह क्षेत्र, तो दूसरा अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, हकरा पाकिस्तान के अंदर है। आगे हम बात करें फोर्ट अब्बास की, इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो फोर्ट अब्बास में क्या है, पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम जो स्थान है उसको हम फोर्ट अब्बास कहते हैं। जलपट्टी की बात की जाए तो जलपट्टी, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जैसलमेर में जो स्थित है सरस्वती नदी के अवशेष हैं। कहाँ से पोखरण से लेकर जो मोहनगढ़ के 60 किलोमीटर की जो जलपट्टी है, जो क्षेत्र है उसको हम जलपट्टी कहते हैं, जहाँ पर लिलोन घास भी पाई जाती हैं और चांद नलकूप भी है। तो वो जलपट्टी है कि जैसलमेर में स्थित है और जिसे हम सरस्वती नदी के अवशेष भी बताते हैं। किसके अवशेष बताते हैं, सरस्वती नदी का अवशेष भी बताया जाता है। हम बात करें श्री राम वाड्रे व हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। पूछ लिया जाए कि सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना है दो व्यक्तियों के नाम श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय है। उनको खोजने के लिए, प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें हिमालय में शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर। पूछ लिया जाए कि जो देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, तो वो है घग्गर नदी। ये देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी क्यों है, क्योंकि ये शिवालिक से आती है और राजस्थान में बहते हुए पाकिस्तान तक जाती है। इस कारण ये देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। आगे हम बात करें कांतली नदी की, तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या है, तो कांतली नदी है उसका उद्गम कहाँ से कहाँ तक होता है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी शिखर से कांतली नदी का उद्गम होता है। अब कांतली है उसका अपवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका अपवाह क्षेत्र है सीकर झुंझुनू में कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। और जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी भी कहा जाता है। तोरावाटी पूछ ले जाए तोरावाटी किसे कहा जाता है, तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। आगे हम बात करें कि कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो कांतली नदी है
उसके किनारे दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर, हिमकथाना में है। और दूसरी सभ्यता है झुंझुनू के आसपास है, कैथरी में, वो है सुनारी सभ्यता है। जो कांतली नदी बहती है सीकर से होते हुए झुंझुनू होती है, और चोरू और झुंझुनू की जो सीमा है वहाँ पर जाकर जो कांतली नदी है वो समाप्त हो जाती है। आगे हम बाणगंगा नदी की बात करें कि बाणगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका अपवाह क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, बेराट पहाड़ी जयपुर से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र की बात की जाए, अपवाह क्षेत्र कौन सा है, जयपुर, दौसा और भरतपुर है, जो क्या है, बाणगंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। हम बाणगंगा नदी की बात करें तो जो बाणगंगा नदी है, मान लो कि ये बाणगंगा नदी है, ये इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी से, और ये भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। पहले ये यमुना जो नदी थी वहाँ यूपी में जाकर इसे मिलती थी। जो बाणगंगा नदी है उसके किनारे दो सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं, एक सभ्यता है और दूसरे के अवशेष मिले, मौर्यकालीन सभ्यता है और बौद्ध धर्म के यहाँ से अवशेष मिले। कहाँ से, बाणगंगा नदी के पास से मौर्यकालीन सभ्यता और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। और जो बाणगंगा नदी है उसके किनारे रामगढ़ जो बांध है वो भी बना हुआ है जयपुर के अंदर। और जो बाणगंगा नदी है उसमें उस पर पांचना बांध बनाया गया है, गंभीर नदी पर पांचना बांध बनाया गया है करौली में। और भरतपुर के अंदर अजान बांध है, और अजान बांध के केवलादेव जो भरतपुर अभयारण्य है उसको जल की आपूर्ति की जाती है। अजान बांध पूछ ले, अजान बांध कहाँ पर है, तो बाणगंगा नदी किनारे अजान बांध है, और वहाँ पर केवलादेव भरतपुर में अभयारण्य है। तो उस अभयारण्य को जो गंभीर नदी पर पांचना बांध बना हुआ है करौली में, उस बांध के द्वारा अजान बांध में जल आपूर्ति की जाती है। हम बाणगंगा नदी के उपनाम की बात करें कि बाणगंगा नदी है उसके उपनाम क्या क्या है, तो उपनाम है, इसको हम अर्जुन की गंगा कहते हैं। किसकी गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा को, कि बोला जाता है कि जो अर्जुन थे उन्होंने अपने बाणों के द्वारा इस नदी का उद्गम किया था, तो इसीलिए इस कारण अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है ताला नदी, इसको रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदी क्यों कहा जाता है कि वह नदी जो अपने मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, इसी कारण उसको रुंडित नदी भी कहते हैं। और रुंडित नदी से कब कहा गया, राजस्थान में 2012 में बाणगंगा नदी को दिया गया था। पूछ लिया जाए 15 वर्ड में RS मेंस में कि रुंडित क्या है, तो ध्यान रखना है कि वह नदी जो अपने मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है उसको रुंडित नदी कहते हैं। एग्जाम्पल दे देना, बाणगंगा नदी, और इसको दे दर्जा कब प्राप्त हुआ, राजस्थान में 2012 में दिया गया था। हम इसके बांध परियोजनाओं की बात करें तो दो बांध परियोजना है, रामगढ़ जयपुर में और दूसरा है अजान बांध। तो अजान बांध कहाँ पर है, केवलादेव भरतपुर के अंदर अजान बांध है। अजान बांध कहाँ पर है, केवलादेव भरतपुर के अंदर अजान बांध है। अजान बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति कहाँ से की जाती है, जो पांचना बांध है गंभीर नदी से, वहाँ से अजान बांध को जलापूर्ति की जाती है। जो केवलादेव अभयारण्य है उसमें पक्षियों के लिए जो पानी की कमी हो जाती है उसके लिए इसी कारण पांचना बांध से जलापूर्ति की जाती है। साबी नदी की बात की जाए कि साबी नदी है, तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर में ही सेवर की पहाड़ियों से साबरमती का उद्गम होता है, और ये गुड़गांव मैदान हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है अलवर से होते हुए। यहाँ पर जयपुर में साबी नदी के किनारे एक सभ्यता है,
कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि यहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाथी दांत के अवशेष कहाँ से मिले, तो जोधपुरा जो सभ्यता है जयपुर के पास, वहाँ से इसके अवशेष मिले हैं और ये साबी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र जो नदी है वो कौन सी है? साबी नदी है। ध्यान रखना है कि राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? साबी नदी है। धन्यवाद।